भाषा की दृष्टि से आदिकाल दो भाषाओं का संधिकाल था। यानी आदिकाल की बात करते हैं साथियों, तो आदिकाल में एक भाषा थी जो साथियों जिसको हम छोड़ते जा रहे थे, दूसरी भाषा को हम ग्रहण करते जा रहे थे। इस प्रकार माने तो आदिकाल दो भाषाओं का संधिकाल था। इस युग में कुछ कवि अपभ्रंश में तो कुछ देश भाषा अर्थात बोलचाल की हिंदी में काव्य रचना कर रहे थे। कुछ कवि अपभ्रंश में लिख रहे थे साथियों, और कुछ जो लिख रहे थे वो देश भाषा काव्य में लिख रहे थे। इसे देश भाषा काव्य कहा जाता है। और देश भाषा का अर्थ है बोलचाल की हिंदी में काव्य रचना कर रहे थे। इस प्रकार से देखा जाए तो भाषा की दृष्टि से आदिकाल दो भाषाओं का संधिकाल था साथियों। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया साथियों, तो वीरगाथा काल देश भाषा में जो काव्य रचा गया है उसके आधार पर इन्होंने आदिकाल का वीरगाथा काल नाम दिया साथियों। आगे बात करते हैं, विद्यापति जैसा सिद्ध कवि दोनों भाषाओं में कविता लिख रहा था। विद्यापति की बात करते हैं। विद्यापति को हम पढ़ते हैं साथियों, कहाँ पर पढ़ते हैं? विद्यापति को अपभ्रंश में, इनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पतक आती है साथियों, ये अपभ्रंश की रचना है। तो विद्यापति जो थे साथियों, ये दोनों ही भाषा में यानी अपभ्रंश और साथियों देश भाषा काव्य दोनों में ही ये प्रवीण थे, दोनों में ही सिद्ध थे, यानी दोनों भाषाओं में ये काव्य रचना करते थे साथियों। इसके बाद देखें, आगे बात करते हैं। कीर्तिलता व कीर्ति पता की रचना विद्यापति ने अपभ्रंश में की, तो विद्यापति पदावली की देश भाषा में। यानी दो रचनाएं साथियों में, कीर्तिलता और कीर्ति पता का, जिनकी रचना तो ने कौन सी भाषा में की? अपभ्रंश भाषा में की है साथियों। और विद्यापति पदावली है साथियों, इसकी भाषा देश भाषा काव्य में इसकी रचना की है। अपभ्रंश हिंदी से भिन्न भाषा है साथियों। अपभ्रंश क्या है? हिंदी से भिन्न भाषा है साथियों, ध्यान रखना। हाँ, इसके बाद बात करते हैं, किंतु हिंदी की जननी भाषा होने व हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को जानने के लिए अपभ्रंश की भाषा का साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। यानी अपभ्रंश भाषा का साहित्य अपेक्षित, यानी कि अपभ्रंश का अध्ययन करना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि साथियों यदि हिंदी की अपन जननी की बात करते हैं साथियों, तो वो क्या है? अपभ्रंश की। देखो, यदि हिंदी की अपन जननी की बात करते हैं साथियों, तो क्या आती है? संस्कृत आती है। लेकिन जो हिंदी का विकास हुआ अपभ्रंश हुआ। जैसे बात करें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, बात करते हैं साथियों संस्कृत, पाली, प्राकृत और इसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश साथियों होता है हिंदी का विकास। तो हिंदी की जो जननी मानी जाती है वो अपभ्रंश ही मानी जाती है। किंतु हिंदी की जननी भाषा होने पर हिंदी व हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को जानने के लिए अपभ्रंश भाषा का साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। भाषा की दृष्टि से मध्यकाल को प्राकृत काल कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना। भाषा की दृष्टि से यदि मध्यकाल को कोई कहा जाता है साथियों, तो वह प्राकृत काल कहा जाता है। आगे बात, इस युग में 3 भाषाओं का प्रचलन था साथियों। प्रथम प्राकृत जिसे हम पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत जिसे हम अपभ्रंश प्राकृत कहते हैं, और तृतीय प्राकृत जिसे साथियों अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश से क्या हुआ साथियों? हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसलिए हिंदी की जननी की बात करते हैं साथियों, क्या मानी जाएगी? अपभ्रंश। लेकिन यदि ये मूल भाषा की बात की जाए तो साथियों क्या है? संस्कृत है। संस्कृत से पाली, संस्कृत से प्राकृत, संस्कृत से अपभ्रंश और संस्कृत से किसका विकास हुआ? हिंदी का विकास हुआ। तो इस प्रकार से यदि हिंदी की जननी पूछी जाए साथियों, इसमें प्राकृत तो प्राकृत लगाएंगे अपन ऑप्शन, और फिर प्राकृत नहीं तो क्या लगाएंगे? संस्कृत। तो ध्यान रखिएगा, इस युग में 3 भाषाओं का प्रचलन था। प्रथम प्राकृत के रूप में पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत के रूप में प्राकृत भाषा, और तृतीय प्राकृत के रूप में साथियों अपभ्रंश भाषा थी। तो ये हम पढ़ रहे साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों। तो बिल्कुल साथियों, यदि आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं साथियों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अध्यापक बनने के लिए अभी या फिर किसी भी राज्य में वर्ग 1 या वर्ग 2, कहने का मतलब साथियों स्कूल व्याख्याता और स्कूल में जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, ये किसी भी राज्य से आप इसकी तैयारी कर रहे हो, 2 इस प्रकार से अध्यापक बनने की, या फिर साथियों आप कॉलेज लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से। इसके बाद साथियों आप नेट, सेट, जेआरएफ, साथ ही पीजीटी, टीजीटी साथियों केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो ये चैनल आपके लिए मैं कहता हूँ
बहुत बेहतरीन चैनल है साथियों। इससे अच्छा मैटर आपको कहीं पर भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा बिना पैसों में साथियों। बिल्कुल निःशुल्क रूप में इतना अच्छा यदि मैटर आपको कहीं मिलेगा तो मात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा साथियों। इस प्रकार से आप मेरे इस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए और साथ साथ साथियों बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके साथियों। परीक्षा में आने वाले प्रश्न बिल्कुल साथियों यहाँ से हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में मतलब परीक्षा में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे साथियों। इसलिए साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों और अधिक से अधिक शेयर किए साथियों। मेरा तो ये कहना है साथियों, आप एक कम से कम मेरा जो एक वीडियो है इसको आप इतना ज़्यादा शेयर करें साथियों कि ये वायरल हो जाए साथियों। तो मैं भी आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा साथियों। तृतीय प्राकृत या प्रकृति नहीं है, ध्यान रखना या प्राकृत है। तृतीय प्राकृत से तात्पर्य अपभ्रंश है। लिखा है पर 3 भाषा देखिए, वो 3 भाषा आप पुनः देखिए साथियों। प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत का अर्थ है अपभ्रंश। तो ध्यान रखें, तृतीय प्राकृत से तात्पर्य अपभ्रंश है जिसकी कोख से हिंदी भाषा और साहित्य का जन्म हुआ। अपभ्रंश हिंदी सहित अन्य सभी भारतीय भाषाओं की क्या है, जननी है। हिंदी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उड़िया, असमी आदि भारतीय आर्य भाषाओं की जननी की बात किया जाए साथियों, इन सभी की जननी क्या है, अपभ्रंश इन्हीं सभी की जननी है साथियों। क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ, मराठी का, पंजाबी का, सिंधी का, गुजराती का, उड़िया और असमी आदि जितने भी भाषा सभी का जो जन्म हुआ साथियों वह अपभ्रंश से ही हुआ। आगे बात है, आचार्य शुक्ल के शब्दों में प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने भी कहा। ये साथियों ये कथन, इन कथनों को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें साथियों। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है साथियों। इस बात का बिल्कुल ये कोटेशन है, जो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसको याद रखिए कि प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। किसकी है तो साथियों ध्यान रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। अपभ्रंश, अब बात करते अपभ्रंश का समय की बात करते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना जाता है। अपभ्रंश को साथियों अवंश भी कहा जाता है, अवट भी कहा जाता है, अवहत भी कहा जाता है, अवट भी कहा जाता है, आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अपभ्रंश को, अपभ्रंश एक तो ये अवहंस, अवहत और अवहट आदि नाम इसके ही है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, विकृत, भ्रष्ट, गिरा हुआ अथवा पतित। यदि अपभ्रंश के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं साथियों तो अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ, विकृत, भ्रष्ट, गिरा हुआ और पतित अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है प्रिय साथियों, अपभ्रंश कहलाता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। क्या है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल के शब्दों में जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए साथियों। अपभ्रंश में साहित्य रचना का आरंभ सिद्ध और नाथों ने किया। यदि अपभ्रंश से साहित्य रचना का यदि आरंभ माने साथियों तो कहाँ से, सिद्ध और नाथ जो दो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध संप्रदाय हुए साथियों, यहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, सिद्धों और नाथों से ही साथियों। तो अपभ्रंश से जो काव्य रचना का आरंभ माना जाता है वो सिद्धों और नाथों से ही माना जाता है प्रिय साथियों। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के कवियों का सबसे पुराना पता तांत्रिक व योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लाता है साथियों। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है
कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के कवियों का सबसे पुराना पता तांत्रिक व योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लाता है साथियों। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है। आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने यहाँ तांत्रिक बौद्ध साहित्य और योग मार्गी बौद्ध साहित्य शब्दों का प्रयोग क्रमश से सिद्धों और नाथों के लिए, तांत्रिक जो बौद्ध साहित्य प्रयोग किया वो सिद्धों के लिए किया, योग मार्गी शब्द का प्रयोग किया साथियों वो नाथों के लिए किया। यानी कि जो सिद्ध थे साथियों ये तंत्र मंत्र में प्रधानता थी, नाथ से साथियों ये नाथ में योग को प्रधानता दी जाती है। तो जो तांत्रिक बौद्ध साहित्य का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तांत्रिक बौद्ध साहित्य शब्द का जो प्रयोग किया है आचार्य शुक्ल ने साथियों वह सिद्धों के लिए किया, और योग मार्गी जो शब्द का प्रयोग किया साथियों वह नाथों के लिए किया के लिए करके उनकी रचनाओं को सांप्रदायिक रचना माना है। किससे? दोनों। एक और बात ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों सिद्धों और नाथों को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना है, इन्होंने उनको सांप्रदायिक रचना माना है, इसलिए ये इन दोनों की रचनाओं को हिंदी साहित्य का अंग नहीं मानते। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य का आरंभ विक्रम की 7वीं सदी के अंत अर्थात 7वीं विक्रमी के आसपास माना है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य का आरंभ विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंत अर्थात 7वीं विक्रमी के आसपास से अपभ्रंश भाषा का अंत माना है कि यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का क्या हो गया था साथियों? अंत हो गया था। कहाँ पर? 7वीं शताब्दी के आसपास विक्रम जो अपभ्रंश भाषा थी इसका यहाँ से वो अंत मानते हैं। कब से? 7वीं शताब्दी से इनका विक्रम की 7वीं शताब्दी से इसका क्या मानते हैं साथियों? अंत मानते हैं कि इसके बाद यहीं तक इनका क्या था? अपभ्रंश भाषा का प्रचलन था साथियों, और 7वीं शताब्दी के बाद अपभ्रंश भाषा का प्रचलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। हिंदी काव्यशास्त्र जनक यानी हिंदी काव्यशास्त्र के जनक आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर लोक भाषा या देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। यदि साथियों आचार्य भरत मुनि की बात करते हैं जो हिंदी काव्य शास्त्र क्या माने जाते हैं साथियों? जनक हिंदी काव्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो वो भरत मुनि माने जाते हैं साथियों। और इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है प्रिय साथियों? इनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। तो आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो किया लोक भाषा या फिर देव भाषा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। अपभ्रंश नाम का पहले सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश भाषा का साथियों सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है कहाँ पर मिलता है? ध्यान रखिएगा, मिलता है वल्लभी के राजा जिनका नाम था धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है जिसमें उसने अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं को कवि कहा है। क्या? धारसेन द्वितीय के पिता का नाम था साथियों घुसेन, और घुसेन को यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा है। इसलिए अपभ्रंश भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो मिलता है साथियों धारसेन द्वितीय, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब अपभ्रंश भाषा को जो अलग अलग कवियों ने नाम दिए है वे कौन कौन से नाम दिए साथियों देखिएगा। लोक भाषा या देश भाषा, भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को लोक भाषा या देव भाषा कहा। अभिरोह की भाषा साथियों किसने कहा? दंडी ने कहा। ग्राम भाषा हेमचंद्र सूरी ने कहा। पुरानी हिंदी गुलेरी ने कहा। चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी जिनकी प्रसिद्ध कहानी साथियों उसने कहा था। और प्राकृत भाषा जो कहानी एक भाषा कहा साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखना, अपभ्रंश भाषा को लोक भाषा देश भाषा जो कहा भरत मुनि ने कहा। अभिरोह की जो भाषा कहा दंडी ने कहा। ग्राम भाषा कहा हेमचंद्र ने कहा।
पुरानी हिंदी कहा गुलेरी ने कहा, और प्राकृताभाष कहा साथियों आचार्य शुक्ल ने कहा। एक बार पुण्य अपभ्रंश भाषा के लिए देश भाषा या देश लोक भाषा देश भाषा का जो नाम दिया वो भरत मुनि ने दिया। अभिरो की भाषा जो नाम दिया दंडी ने दिया। ग्राम भाषा जो नाम दिया हेमचंद्र ने दिया। पुरानी हिंदी जो नाम दिया साथियों गुलेरी ने दिया। और प्राकृताभाष जो नाम दिया साथियों वे आचार्य शुक्ल ने दिया। इस प्रकार से ये देश अपभ्रंश भाषा के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया साथियों। इसके बाद बात करते हैं काव्यदर्श के रचयिता आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अभिरो की भाषा कहा साथियों। यहाँ आभिर तात्पर्य है अहिर जाति से। जो आभिर शब्द का प्रयोग किया अभिरो की भाषा का शब्द पिया तो ये अभिर का अर्थ साथियों अहिर जाति, एक जाति होती अहिर साथियों जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर पशुपालन करती है। तो इस अमीरनी अभिरो से तात्पर्य साथियों अहिर जाति से है। इसे ग्राम भाषा हेमचंद्र ने कहा। किसे? अपभ्रंश को। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका के एक लेख में। अपभ्रंश भाषा को चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने साथियों पुरानी हिंदी कहा। एक नागरिक प्रचारणी सभा की पत्रिका निकलती उस पत्रिका के एक लेख में इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभाष हिंदी कहते हैं। राजस्थानी को अपभ्रंश की साथियों जेठी बेटी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान को अपभ्रंश की किस भाषा को साथियों जेठी बेटी कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा राजस्थानी को अपभ्रंश भाषा की साथियों जेठी और बेटी कहा जाता है। यानी कि अपभ्रंश को जेठी बेटी किसने कहा साथियों? यानी राजस्थान है। न्यूज़ प्रश्न ऐसा बनेगा कि अपभ्रंश भाषा की किस भाषा को जेठी बेटी कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर होता है राजस्थानी। या फिर राजस्थानी को निम्न में से कहा जाता है तो इसे अपभ्रंश भाषा की जेठी और बेटी भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या कहते हो? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल जिसे हम हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा था। कहने का मतलब तो यह साथियों का आचार्य प्रसाद द्विवेदी है वो 10वीं सदी से लेकर साथियों 14वीं सदी तक अपभ्रंश भाषा ही मानते थे। जबकि अपन ने इसका पहले देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 7वीं सदी तक ही साथियों अपभ्रंश भाषा का प्रचलन माना है। इसकी 7वीं सदी तक वह अपभ्रंश भाषा का क्या मानते हैं? अंत मानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी साथियों 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक अपभ्रंश भाषा का ही बढ़ावा मानते हैं। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत 7 रचनाकारों का उल्लेख किया है। स्वयंभू, पुष्य, जोइंदू, राम सिंह, धनपाल, अब्दुल रहमान और जीन धर्मसूरी। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत 7 रचनाकारों का उल्लेख किया जिसमें साथियों एक स्वयंभू है, पुष्य है, जोइंदू है, राम सिंह है, धनपाल है, अब्दुल रहमान और जीन धर्मसूरी है। यानी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत साथियों जो हम स्वयंभू पढ़ते हैं, पुष्य पढ़ते हैं, जोइंदा पढ़ते हैं, राम सिंह पढ़ते हैं, धनपाल पढ़ते हैं, अब्दुल रहमान पढ़ते हैं, जीन धर्मसूरी पढ़ते हैं। इन रचनाकारों को आदिकाल में जो अपभ्रंश साहित्य में जो स्थान दिया है वो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको स्थान नहीं दिया। इसलिए ध्यान रखना डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काव्य के प्रकरण के अंतर्गत 7 रचनाकारों का उल्लेख किया है। और 7 रचनाकार कौन कौन से? स्वयंभू है, पुष्य है, जोइंदो है, राम सिंह, धनपाल, अब्दुल रहमान और जीन धर्मसूरी। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा साथियों। आज ये हिंदी साहित्य जो पढ़ा इसकी अपन ने ये दूसरी क्लास पढ़ी साथियों। कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाइएगा साथियों। चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए साथियों, ताकि आने वाले हर प्रकार की जो भी साथियों मेरे द्वारा क्लास उपलब्ध कराए जाए वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए साथियों।
तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।